नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज इनसाइड आउट में बात होगी कुछ ऐसे समझौतों की जो जिन शर्तों पर हुए उन पर आज सवाल उठ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौते और शिमला समझौते की। भारत में पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को भारत की ओर से रोक दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को मानने से इनकार करते हुए इसे भी निलंबित कर दिया। ये दोनों ही समझौते भारत की तत्कालीन सरकार की बड़ी भूल बताए जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इन समझौतों को तत्कालीन सरकार की दूरदर्शिता में कमी बताया था। पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने इतिहास में भारत के हितों को गिरवी रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या है सिंधु जल समझौता और शिमला समझौता, आज इसे विस्तार से समझते हैं और यह भी जानते हैं कि अब जबकि हालात बदल चुके हैं, सरकार का दावा है कि वो ठोस निर्णय ले रही है, तो क्या इन समझौतों को रद्द कर भारत आतंकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकता है। आज इनसाइड आउट में परत दर परत जानेंगे सिंधु जल समझौता है क्या, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, क्या पंडित नेहरू का सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करना उस दौर में मजबूरी थी या कूटनीतिक भूल, क्या सिंधु जल संधि के तहत पानी का बंटवारा न्याय संगत था भी, क्या पाकिस्तान को 80% पानी देना भारत के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए इस संधि को सस्पेंड कर दिया। क्या भारत इस संधि को पूरी तरह रद्द कर सकता है? समझौता रद्द होने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके नतीजे क्या होंगे? शिमला समझौते की अगर बात करते हैं तो शिमला समझौते को भी आज हम पूरे तरीके से जानेंगे। शिमला समझौता क्या है? 1971 की जीत के बाद भी क्या भारत ने शिमला समझौते में अपनी कूटनीतिक ताकत का सही इस्तेमाल किया था? यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। समझौते के बाद 90,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करना क्या भारत की कूटनीतिक गलती थी? क्या शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद को सुलझाने की बजाय और उलझाकर तो नहीं रख दिया? आज के हालात में क्या शिमला समझौते की कोई अहमियत वाकई में बची भी है? यह भी जानेंगे इनसाइड आउट में। पाकिस्तान की ओर से भारत पर बार बार आतंकी कार्रवाई होती रही है, बावजूद इसके इन समझौतों पर पहले कुछ क्यों नहीं किया गया, या फिर कहें कि रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ पुराने समझौतों को खत्म करके नई नीति अपनानी चाहिए? क्या इन समझौतों को तोड़ने पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ सकता है? पानी और कूटनीति को हथियार की तरह इस्तेमाल करना क्या भारत के लिए सही रणनीति है? अगर भारत इन समझौतों से बाहर निकलता है तो पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या अब समय आ चुका है जब भारत समझौतों से इतर एक्शन की बात करे? इन तमाम सवालों को, क्योंकि फहरिस्त लंबी है, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे अगले आधे घंटे में। आप बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले सिंधु जल संधि को समझते हैं। आजादी के बाद जमीन के दो टुकड़े होते ही पानी का भी बंटवारा हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि बंटवारे के तहत आने वाली मुख्य नदी भारत से होकर गुजरती थी। सिंधु जल संधि, जिसे अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, इस पर साल 1960 में सहमति बनी। तारीख 19 सितंबर 1960, नई दिल्ली में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता रही, क्योंकि दोनों देशों के बीच जल विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। संधि का मकसद था सिंधु नदी प्रणाली के पानी का बंटवारा तय करना, ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति कतई न बने। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां आती हैं, जिन्हें पश्चिमी और पूर्वी नदियों में बांटा गया था। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम, चेनाब थी। इन नदियों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, यानी इन नदियों के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दे दिया गया। वहीं पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज, ये भारत के हिस्से में आई। सिंधु जल संधि की प्रमुख शर्तों की बात की जाए तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के 80% से ज्यादा पानी का अधिकार मिल गया। इसी ट्रीटी के तहत
भारत को सिर्फ पूर्वी नदियों के पानी के पूरे इस्तेमाल का अधिकार मिला, तो वहीं पश्चिमी नदियों के सीमित इस्तेमाल का, जैसे सिंचाई, जल विद्युत और घरेलू जरूरतों के लिए भारत इस पानी को इस्तेमाल कर सकता था। विवाद होने पर परमानेंट इंडस कमीशन के जरिए समाधान का प्रावधान बनाया गया। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उन्होंने ये जो समझौता किया, इसको कैबिनेट से भी छुपा के रखा। इट वॉज अ ह्यूज बिट्रेयल ऑफ इंडिया। इस ट्रीटी को तकरीबन 9 साल तक डिस्कशन होती रही, और आपने, हमारा लैंड मास ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान से हमारा इलाका जो है लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा है, तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इस तरह थी। हमने 80% पाकिस्तान जो 6 रिवर्स है जम्मू कश्मीर में, उनका 80% पाकिस्तान को दे दिया पानी, और 20% अपने पास, जबकि हमारे फार्मर्स की नीड्स पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की प्रेजेंट सरकार कहती है कि ये ट्रीटी को रीनेगोशिएट करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। समझौते का बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ा, क्योंकि भारत के हिस्से की पूर्वी नदियों का पूरा उपयोग ही नहीं हो पाया। बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान की तरफ बहता रहा। कई विशेषज्ञों के अनुसार इस संधि ने पाकिस्तान को पानी के मामले में फ्री हैंड दे दिया। यही वजह है कि आज भी इस संधि को भारत के खिलाफ झुकाव वाला समझौता लगातार माना जाता है। सबसे खास बात यह कि युद्ध और आतंक के बावजूद इस संधि को रोकने के बारे में सोचा तक नहीं गया। साल 1965 और 1971 के युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, यहां तक कि 26/11 के हमलों के बाद भी यह संधि लागू रही। यह दुनिया की कुछ गिनी चुनी संधियों में से एक है जो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी टूटी नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हम 80% पानी जो हमारा है, हमारा अपर राइपेरियन स्टेट है, इस दुनिया की सबसे अनइक्वल ट्रीटी है। एक किस्म से बेवकूफ़ी की ट्रीटी है ये, कि हमने इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डेमोग्राफी, इतनी बड़ी सिंचाई की आवश्यकता, हमने अपने फार्मर्स को डुबो दिया। 20% पानी हमने ले लिया, 80% उनको दे दिया। ये कोई अक्लमंदी थोड़ा ना है, ये तो एक किस्म की बेवकूफ़ी है। इस ट्रीटी को दोबारा नेगोशिएट करने की आवश्यकता है। हम अपने फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना अपर राइपेरियन स्टेट है, वो जितने भी लोअर राइपेरियन स्टेट जो हम है, बांग्लादेश है, नेपाल है, किसी के साथ कोई संधि करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि डेटा भी शेयर करता है, कभी करता है, कभी नहीं करता। और वो हर एक के ऊपर रिवर डाइवर्टेशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। सारे के सारे अपर राइपेरियन स्टेट दुनिया भर में ऐसे ही करते हैं। हिंदुस्तानी केवल एक ऐसा बेवकूफ़ अपर राइपेरियन स्टेट है जिसने अपना सब कुछ जो है संपत्ति पाकिस्तान को दे दी। तो ये कहना कि वो एक भूल थी या प्रेशर था, मेरे ख्याल है उस नज़र से हमको नहीं देखना चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि उस टाइम की ज़रूरतों के मुताबिक, उस टाइम की जो सर्कमस्टेंसेस की, उसके मुताबिक ये एक समझौता किया गया। और समझौते में करने के लिए जब दोनों तरफ से सीधे बात नहीं बनी, तो वर्ल्ड बैंक बीच में आया। वर्ल्ड बैंक से मिल करके ये समझौता किया गया था। ये लेकिन 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम को आतंकवादियों ने लहूलुहान कर दिया, तब भारत सरकार ने इस संधि को निलंबित करने का फैसला लिया। दरअसल 26 निर्दोष भारतीयों की मौत भारत को कैसे स्वीकार होती? पाकिस्तान पर फौरन एक्शन लेते हुए 4 अन्य प्रतिबंधों के साथ इस संधि को एबियंस यानी स्थगित कर दिया गया। यानी इस संधि को पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल लागू भी नहीं है। पाकिस्तान ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद और समझौते साथ साथ नहीं चलेंगे। अब आपको 29 जुलाई 2025 को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संधि को लेकर दिया हुआ वो संदेश सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने इस संधि को तत्कालीन नेहरू सरकार की सबसे बड़ी भूल बताया। यह संधि ना होती तो क्या होता, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका भी खाका पेश किया। भारत के हितों को गिरवी रख देना ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौता किसने किया? नेहरू जी ने किया। सिंधु नदी जो सदियों से
भारत की पहचान हुआ करती थी, उसी से भारत जाना जाता था। लेकिन नेहरू जी और कांग्रेस ने सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या कर रहा है, नदी हमारी, पानी हमारा। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए, और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी। अगर ये ट्रीटी न होती तो पश्चिमी नदियों पर कई बड़ी परियोजनाएं बनती। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, वहां के किसानों को भरपूर पानी मिलता, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहती। औद्योगिक प्रगति के लिए भारत बिजली बना पाता। आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी बात, देश चौंक जाएगा। ये चीजें छिपाई गई है, दबा दी गई है। कहीं भी बांध बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है उसकी सफाई का, डीसिल्टिंग का। उसमें जो मिट्टी भर जाती है, बाकी घास वगैरह आकर के भर जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसकी सफाई के लिए यानी इनबिल्ट व्यवस्था होती है। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते, डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा दिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा, डीसिल्टिंग नहीं करेगा। ये समझौता देश के खिलाफ था और बाद में नेहरू जी को भी ये गलती माननी पड़ी। तो ये थी सिंधु जल संधि की पूरी कहानी, जो 1960 में शुरू हुई, दशकों तक चली, लेकिन अब हालात बदल गए। भारत का रुख साफ है, आतंक के साथ बातचीत नहीं होगी और ना ही कोई समझौता, यूं ही चलता रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में यह संधि पूरी तरह खत्म होती है या किसी नए रूप में सामने आती है। बहरहाल भारत के इस सख्त कदम के बाद पाकिस्तान कैसे चुप रहता? दुनिया में खुद को अमन पसंद बताने वाले देश और छुपकर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले देश भारत को शिमला समझौता रद्द करने की धमकी देते नजर आए। हालांकि भारत पर आतंकी हमले करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि शांति के लिए किए गए ये समझौते आखिर उसने माने ही कब थे। और चलिए बात कर लेते हैं शिमला समझौते की, इसे भी समझते हैं विस्तार से। शिमला समझौता क्यों हुआ, पहले आपको वो बताते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध का नतीजा था पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय होना। पूर्वी पाकिस्तान के लोग लगातार अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। जब उन पर पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान के अत्याचारों की इंतहा हो गई, भारत पर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा, तब भारत सरकार ने इस युद्ध में सामने से मोर्चा संभाला। युद्ध समाप्ति के बाद एक और बांग्लादेश बना, तो वहीं भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने शांति की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। यह वो समय था जब 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह समझौता साइन किया।
टेक्निकली ये समझौता 3 जुलाई को आधी रात को 12:40 पर हुआ था, लेकिन दस्तावेजों में 2 जुलाई की तारीख ही दर्ज है। इस समझौते के मुख्य बिंदुओं को समझें तो शिमला संधि के तहत दोनों देशों ने सहमति जताई कि वो अपने विवादों, खासकर कश्मीर मामलों को सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाएंगे। यानी कश्मीर के मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझौते में एलओसी को लेकर भी शर्त रखी गई थी। 17 दिसंबर 1971 को स्थापित युद्ध विराम रेखा यानी कि सीज फायर लाइन को स्थायी रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी घोषित कर दिया गया, जिसे दोनों पक्षों की ओर से माना जाएगा और इसमें एक तरफा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस शर्त को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही समझौते के तहत भारत ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान में कब्जा किए गए 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को वापस किया, लेकिन रणनीतिक क्षेत्र जैसे तुर्तुक, धोतांग, त्याकशी और चलुंका को अपने पास ही रखा गया। इस युद्ध के दौरान भारत ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था, जिनकी संख्या 93,000 के करीब बताई जाती है। इसमें से लगभग 90,000 सैनिक थे और बाकी जो 3,000 बचे वो नागरिक थे, सरकारी अधिकारी थे या फिर परिवार के सदस्य थे। वो अधिकारियों के भी हो सकते हैं, वो फौजियों के भी हो सकते हैं, यानी सैनिकों के भी हो सकते हैं, जो युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थे। इन सब की शिमला समझौते के तहत रिहाई तय की गई। समझौते के तहत यह तय हुआ कि भारत सभी युद्ध बंदियों को मानवता के आधार पर रिहा करेगा। भारत ने यह रिहाई 1973 से 1974 के बीच पूरी की, यानी तकरीबन इस पूरे के पूरे काम में 1 साल का समय लगा। यह रिहाई तब पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने और बांग्लादेश की स्वतंत्रता को स्थिर करने की दिशा में एक कूटनीतिक कदम माना गया। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस रिहाई को अपनी कूटनीतिक जीत की तरह बताया, जबकि भारत में इस फैसले की कुछ हलकों में आलोचना भी हुई, क्योंकि कई लोग मानते थे कि भारत इस स्थिति का उपयोग कश्मीर मुद्दे पर ठोस रियायत लेने में कर सकता है। हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रीटी का फेलियर था। हमने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स थे, उनको वापस कर दिया। अपने प्रिजनर्स को भी लौटाने की बातचीत नहीं रखी, जिनको पाकिस्तान ने टॉर्चर करके मारा। साथ ही साथ उस समय हमारे पास पाकिस्तान की अहम ज़मीन थी पीओके में, खास करके हाजीपुर पीर पास, जो पीओके के लिए लाइफ लाइन था, उसको भी हमने वापस कर दिया। हमारे पास सुनहरा मौका था पीओके का इशू हमेशा हमेशा के लिए सेटल करने के लिए, क्योंकि 93,000 ट्रूप्स बहुत बड़ी चीज़ होती है और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन बहुत बड़ी होती है। जो फौज ने लड़ाई में कामयाबी हासिल की, नेगोशिएटिंग टेबल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सब कुछ हार दिया। ये समझ करके इसके बाद में दोनों देशों के रिश्ते नाते जो है अच्छे हो जाएंगे। एक किस्म से बड़ा लार्ज हार्टेडनेस दर्शाया। वही जो 65 में गलती की युद्ध के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वही गलती इंदिरा गांधी ने दोबारा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई के अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी किया। कहा कि अगर भारत चाहता तो 1971 में पीओके के अस्तित्व को ही खत्म कर सकता था। सुनिए जरा। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद
भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से अभियान्स में रख दिया, यानी उसे स्थगित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते का भी निलंबन किया, यानी उसे सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि अगर भारत शांति बिगाड़ने वाले कदम नहीं रोकेगा तो ये समझौता और रिश्ते प्रभावित होंगे, जिससे एलओसी की स्थिति अस्थिर हो सकती है। पाकिस्तान के इस बयान पर अब क्या ही कहा जाए। विश्व जानता है कि भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से कितनी बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया, ना जाने कितनी ही बार भारत पर हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ साफ साफ सामने आया। हिंदुस्तान का ताल्लुक जो है, अभी हिंदुस्तान अभी भी कहता है जो हमारा इशू है कश्मीर का लेके, ये केवल बायलैटरल है, इसमें किसी प्रकार की कोई मीडिएशन का या किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है, इंक्लूडिंग यूएन का। लेकिन जब हमने 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को कहा कि इसको हम रीनेगोशिएट करेंगे, इसको हेल्ड इन अबेंस किया, तो पाकिस्तान ने उस समय कहा कि वो शिमला एग्रीमेंट की उन्होंने अप्रैल 2025 में कहा कि वो उसको नहीं मानेंगे। ऐसे में जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अहमियत उसकी ज़ीरो हो गई है। पाकिस्तान फिर चाहता है कि दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज हैं वो मीडिएट करें, वो फिर चाहता है कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करें। शिमला एग्रीमेंट का मुख्य मकसद था कि इंटरनेशनलिज्म ख़त्म हो गया था। कश्मीर मुद्दा केवल दोनों तरफों का बायलैटरल इशू था और इसको बायलैटरली सॉर्ट आउट करना था, लेकिन कश्मीर फिर एक किस्म से इंटरनेशनल इशू बन गया। और वंस अगेन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका वंस अगेन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हाइफनेट कर रहा है। सिंधु जल संधि हो या फिर शिमला समझौता, इन दोनों ही समझौतों के जरिए भारत ने दुश्मनी और नफरत के दौर में एक दरवाजा खोला था, शांति का, बातचीत का, द्विपक्षीय समाधान का, एक दूसरे की बेसिक जरूरतों को समझने का भी इसे दरवाजा आप कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से इस दरवाजे के जरिए हमेशा संदेह का ही प्रवेश मिला। हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने वाले षड्यंत्र ही रचे गए। हिंदुस्तान को खून से लाल करने वाले आतंक के पैगाम लगातार भेजे गए। तो ये थी कहानी दो अहम समझौतों की, जिसके जरिए भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, शांति की पहल की, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने उसी हाथ को काटने की नाकाम कोशिश की। कभी आतंकवाद के जरिए यह कोशिश हुई, कभी सीमा पर गोलीबारी के जरिए, कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। आज की हकीकत यही है कि अब भारत बदला हुआ भारत है। ये वही भारत है जो शांति की बात भी करता है और युद्ध का जवाब देना भी बाखूबी जानता है। संदेश साफ है, अब समझौते भारत की शर्तों पर होंगे, अब रिश्तों की परिभाषा भारत तय करेगा। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं जो पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। कुछ यूं है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में हमारा और आपका साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे खबर का पूरा इनसाइड आउट। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।